देखेंगे। सबसे पहले आज से हमारा ये जनवरी का करंट अफेयर्स है। कब का है? जनवरी का करंट अफेयर्स है। डेट मीन्स आपको दिसंबर की सारी घटनाक्रम इसमें होगी, नवंबर दिसंबर की। ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे। पीडी का पहला है ये। ठीक है। प्रत्युत्तर दर्पण। तो सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। क्या प्रश्न इससे बन सकता है देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई आदमी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए। घर पे बनाने की इच्छा हो वहां पे बनाइएगा, वीडियो सुन के बनाने हो वहां पे बनाइएगा। फिर किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया गया है, आप लोग ग्रुप में देख लीजिए। ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को, ठीक है, 28 नवंबर 2023 की शाम, ठीक है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के अनुसार सभी मजदूरों को एक एक करके, ठीक है, 900 मिलीमीटर 900 मिमी सॉरी 900 मिमी के उस पाइप के जरिए बाहर निकाला गया जिसे मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। टनल के बाहर आए प्रत्येक मजदूर के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी ने 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। ठीक है। तो क्या यहाँ पे प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है? सबसे पहले सिलकियारा सुरंग, ठीक है, सिलकियारा सुरंग का संबंध उत्तराखंड राज्य से है, याद रखेंगे। क्या बन रहा था? तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने दिनों तक मजदूर फंसे थे? बोलते रहिए। कितने दिनों दिन तक तक। मजदूर फंसे हुए थे? 17 14 दिनों दिनों तक। तक फंसे थे, सॉरी 17 दिनों तक फंसे थे। अच्छा। कितने मजदूर फंसे थे? कितने मजदूर फंसे थे? 41। ठीक है, 41। आपने उदाहरण दिया कि अभी मामूली एयरफोर्स के एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछ दिया, तो बीपीएससी में तो जाहिर सी बात इस तरह का प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इनको कैसे निकाला गया? तो पाइप के माध्यम से बाहर निकाला गया, जो कि पाइप की बात करेंगे तो क्या था उसका, 900 मिमी का मतलब पाइप था। ठीक है। जिसे बल्बे में ड्रिल करके बाहर निकाला गया। टनल से बाहर आने पे प्रत्येक मजदूर के लिए उत्तराखंड की सीएम मतलब गवर्नमेंट ने, धामी साहब ने, ठीक है, 1 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। ठीक है। आप देखेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट हॉल माइनिंग का सहारा लिया जाता था। मेंस में प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अभियान में अंतिम 10 मीटर की खुदाई जो बची हुई थी, तो इसके लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था? रेड हॉल माइनिंग। रैट हॉल माइनिंग का प्रयोग किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि अमरीकी, ठीक है, अमरीकी ऑगू ड्रिल मशीन जैसे दक्ष उपकरण के भी फेल हो जाने के बचाव बचाव कर्मियों के अंतरिम कुछ मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया। यह अधिक चर्चा का विषय है, इसीलिए भी रहा क्योंकि वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो सुरंग को जो खोदने के लिए जो तकनीक का जो यूज किया गया और अंतिम 10 मीटर का जो नहीं हो रहा था उसे रैट होल तकनीक का प्रयोग किया गया। इससे पहले क्या चीज किया जा रहा था? तो अमरीकी ऑगू ड्रिल मशीन ड्रिलिंग किया जा रहा था। ड्रिल मशीन सारा का सारा फेल हो गया, मतलब टूट गया, नहीं खोद पाया। ठीक है। तो इसके लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया गया, उस तकनीक का प्रयोग किया गया उसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। बोलते हैं क्या? बोलते हैं उस तकनीक को? रैट रेड हॉल होल माइनिंग। माइनिंग बोलते हैं उस तकनीक को। लेकिन आपको पता होना चाहिए एनजीटी के द्वारा इसे 2014 में बैन कर दिया गया था, फिर भी इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है। इसीलिए चर्चा का विषय भी बना। सो भाई साहब, जो एनजीटी ने इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, फिर भी इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा था? आप देखेंगे रैट होल माइनिंग क्या है। तो रैट होल माइनिंग विशेषता मेघालय में काफी समय से प्रचलित है। यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है। ठीक है। कहाँ पे यह तकनीक प्रचलित है? मेघालय। मेघालय में प्रचलित है। इस तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है, संकरे क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है। ध्यान में, रैट होल शब्द जमीन में खोदे गए संकरे गड्ढों को दर्शाता है। यह गड्ढा आमतौर पर सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए होता है। ठीक है। एक बार गड्ढे खोदने के बाद माइनर कोयले की परतों पर पहुंचने के लिए रस्सियों और बांस की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। फिर कोयले की गैंती, फावड़े और टोकरियों जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके मैनुअली निकाला जाता है। रैट होल माइनिंग मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक होता है साइड कटिंग प्रोसीजर, तो प्रोसीजर एक है साइड कटिंग प्रोसीजर तथा दूसरी कहलाती है, ठीक है, बॉक्स कटिंग। ठीक है। तो रैट होल माइनिंग दो तरह का होता है। एक को क्या बोलते हैं? एक को क्या बोला जाता है? साइड कटिंग साइड प्रोसीजर। कटिंग क्या प्रोसीजर। बोला जाता है? साइड, ठीक है, कटिंग। बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है। प्रोसीजर है। दूसरा को क्या बोला जाता है? बॉक्स बॉक्स कटिंग। क्या बोला कटिंग। जाता है? बॉक्स बॉक्स कटिंग बोला कटिंग। जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है साइज, ध्यान में, एग्जाम में साइड कटिंग प्रोसीजर और बॉक्स कटिंग का संबंध किससे? तो रैट होल माइनिंग से है। ठीक है। साइड कटिंग में सक्रिय सुरंगें बनाई जाती है, पहाड़ों के ढलान पे इन्हें बनाया जाता है। फिर इस टनल में श्रमिक जाकर कोयले की परत को मतलब क्या करते हैं? तलाशते हैं। ठीक है।
क्या है तो आप देखेंगे। और ठीक है, बॉक्स कटिंग के तरीके से 10 से 100 वर्ग ठीक है मीटर तक की एक ओपनिंग बनाई जाती है, जिसके बीच में 10 से लेकर 400 फीट गहरा वर्टिकल गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंग हॉरिजॉन्टल रूप में खोदी जाती है। इसके लिए श्रमिक कोयला निकालते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की बात करेंगे तो 2014 में इस तकनीक पर मतलब क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद ठीक है 2015 में भी उसने प्रतिबंध बरकरार रखा था। हालांकि आदेश मेघालय के संबंध में था। ठीक है, हालांकि पूरे देश के संबंध में नहीं था। किसके संबंध में था? मेघालय। मेघालय के संबंध में था। ठीक है, राज्य में कोयला खनन के लिए प्रचलित प्रक्रिया बनी हुई थी। इसके इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसे कई मामले हैं जहां बरसात के मौसम के दौरान रेड होल माइनिंग के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नजटन श्रमिकों सहित कई लोगों की मतलब मौत हो गई। ठीक है, इसलिए मतलब क्या किया गया, इस तकनीक को 2014 में बंद कर दिया गया, रेड होल तकनीक को। ठीक है, अब देखिए सिलकियारा, ठीक है, बरकोट सुरंग कहां से कहां तक, सिलकियारा से लेकर बरकोट। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिलकियारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ठीक है ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, ऑल वेदर मतलब सभी वेदर में मतलब क्या रहेगी, वो सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थस्थलों को कनेक्टिविटी का सुधार करना है। किसे किसे कनेक्ट करेगी, गंगोत्री को, यमुनोत्री को, केदारनाथ को और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक तीर्थ स्थलों को कनेक्ट करेगी। ठीक है, इस सुरंग का निर्माण कार्य टेंडर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। ठीक है, 4531 मीटर लंबी सुरंग, ठीक है, सड़क की दूरी 26 किलोमीटर है और यात्रा का समय 45 मिनट तक कम कर देगी। ठीक है, तो बात करें सड़क की दूरी कितनी है 26 किलोमीटर, लेकिन सुरंग कितनी रहेगी, अप्रोक्स 4.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 4531 मीटर कितना हो गया, मतलब 4.5 किलोमीटर के अप्रोक्स में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और रोड की सड़क की लंबाई कितनी होगी 45 26 45 मिनट जो होगी क्या होगा, सॉरी 26 किलोमीटर जो होगा सड़क की मतलब क्या होगी, लंबाई होगी। अब 45 मिनट का डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा। सुरंग ढहने का कारण क्या है, अभी तक सुरंग ढहने के किसी ठोस कारण को पता नहीं लगा, लेकिन टनल के ढहने की प्राथमिकता कारणों में सुरंग के मुहाने पर लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित ढहे हुए भाग में अज्ञात खंडित या कमजोर चट्टान का हिस्सा के टूटने खिसकने के कारण हो सकता है। ऐसे कमजोर या अज्ञात खंडित चट्टान क्षेत्र को कतरनी क्षेत्र, ठीक है, शिहर जोन कहते हैं। ठीक है, कतरनी, ठीक है, जो कि मतलब चूहे की कतरन जैसा समझ लीजिए, उस तरह के कहते हैं। इस तरीके से आपका रेड होल तकनीक जो है आपके लिए बेहतरीन प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है, हम पढ़ेंगे जैसे सिलकियारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया हमारा। अभी जातिगत गणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि के संदर्भ में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा आप हमें ये बताओ। ठीक है, सबसे पहले बात, हमें कितने मजदूर फंसे थे यहाँ पे सिलकियारा सुरंग में, 41 मजदूर फंसे थे। कितने दिन तक फंसे थे, 17 दिन तक। ठीक है, कितने मिमी की मतलब पाइप के माध्यम से इनको बाहर निकाला गया सारे मजदूरों को, 900 मिमी। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। ठीक है, और घटना कहाँ की, किस राज्य की घटना है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। कितने मीटर का खुदाई कार्य बच गया था जिसके लिए रैट होल तकनीक, रैट होल माइनिंग का प्रयोग किया गया, 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, इस तकनीक को बंद कब कर दिया गया, 2014 में। ठीक है, किस राज्य के संदर्भ में इसे बंद किया गया था, मेघालय। मेघालय में। ठीक है, मेघालय में इसका प्रयोग क्यों होता था, कोयला, हाँ, कोयला निकालने के रखेंगे। ठीक है, एनजीटी का बंद करने का कारण, मर जाते कोयला खनन की मतलब बरसात में उसमें था। हाँ, तो वजह क्या है, उसमें पानी भर जाता था। ठीक है, उसके बाद मजदूर जब उसमें उतरते थे तो फंस जाते थे। ठीक है, तो काफी मजदूरों की इसमें डेथ होने लगी थी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए इस तकनीक को बंद कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, अपने आदेश में कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां बरसात के मौसम के दौरान रेड होल माइनिंग के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर गया, नजदीक श्रमिकों सहित कई लोग मतलब मौत हो गई। ठीक है, इसलिए। ठीक है, कहां से कहां तक का सुरंग था ये, तो सिलकियारा बरकोट सुरंग। ठीक है, इसको ध्यान में, किसका हिस्सा है, 4 धाम का हिस्सा है। ठीक है, 4 धाम में कौन कौन आएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
सड़क की जिम्मेवारी किसकी थी? तो भारत सरकार का राजमार्ग मंत्रालय का पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। ठीक है, 26 किलोमीटर टोटल सड़क है, जिसमें सुरंग की लंबाई है 4531 मीटर है और 45 मिनट तक की मतलब ये समय को कम कर देगी। ठीक है, चलिए आप चलते हैं जातिगत जनगणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि की गई। ठीक है, देखेंगे जातिगत जनगणना के परिणाम आने के पश्चात बिहार सरकार ने राज्य की सेवाओं में नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश के मामले में अनुसूचित जातियां, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में वृद्धि की है। इसके लिए बिहार सरकार संशोधन अधिनियम बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी 7 नवंबर को प्रदान की थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को विधानसभा ने, ठीक है, सर्वसहमति से 9 नवंबर को पारित कर दिया। प्रस्तुत कब हुआ? 7 नवंबर को प्रस्तुत हुआ, 9 नवंबर को पारित कर दिया और 10 नवंबर को बात करेंगे तो विधान परिषद ने भी उसे सर्वसहमति से पास कर दिया। सदनों के मुख्य विपक्षी दल उस समय भाजपा थी, ठीक है, अब सत्ता में है, ने भी विधेयक का समर्थन किया। विधानमंडल में दोनों सदनों ने सर्वसहमति से पारित विधेयक को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को अनुमोदन 17 नवंबर को प्रदान किया गया। प्रश्न कैसे बनेंगे? तो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, बिहार राज्य में जो यहाँ पे जाति का आरक्षण हुआ उसके संदर्भ में, ठीक है, कानूनी मसौदा जो तैयार किया गया उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसे बात करें, इसे 7 तारीख को प्रस्तुत किया गया विधानसभा में बात करें कि 9 नवंबर को पास किया गया। ठीक है, 10 नवंबर को विधान परिषद से पास किया गया। ठीक है, विपक्षी दल भाजपा ने इसका विरोध किया। ठीक है, और साथ में 17 नवंबर को राष्ट्रपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी ने इसे पारित कर दिया। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सभी तो सही होना। सही है। हाँ सही है साहब। भाजपा ने विरोध किया था कि सपोर्ट किया था? विरोध ही विपक्षी पार्टी भाजपा ने सपोर्ट किया था। किया। आरक्षण के मुद्दा पे कोई भी पार्टी नहीं कभी भी किसी भी पार्टी का विरोध करती है, चाहे विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भाजपा ने भी सपोर्ट किया था विपक्ष में रहने के बावजूद। जी अरे वोट में खड़ा होना है कि नहीं होना? विरोध करेगा तो कोई वोट देगा? नहीं। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद इस अधिनियम को गजट में अधिसूचित कर दिया गया। अधिनियम में प्रभावी होने के साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में कुल 60% से बढ़कर कितना हो गया? 75% हो गया। मतलब आरक्षण कितना परसेंट हो गया टोटल बिहार में? 75%। ठीक है, अभी राज्य में कुल कितना प्रतिशत आरक्षण? 60% आरक्षण था, जिसमें से 50% आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, एक ओबीसी होता है, एक ईबीसी होता है। ठीक है, स्टेट में ईबीसी, सेंट्रल, अब बिहार में ही ईबीसी ओबीसी है। सेंट्रल लेवल पे कोई ओबीसी ईबीसी नहीं होता है, सेंट्रल में आप ओबीसी कंसीडर कहलाओगे। ठीक है, लेकिन बिहार में क्या है? ओबीसी ईबीसी है। जबकि 10% आरक्षण किसे था? ईडब्ल्यूएस को था। ठीक है, तो इस तरीके से 50% आरक्षण में कौन कौन बटा हुआ था? समझिएगा ध्यान से। एससी था, एसटी था, ओबीसी था, ईबीसी था। ठीक है, और 10% आरक्षण किसे मिला? ईडब्ल्यूएस को। टोटल आरक्षण कितना हुआ? 60%। अब जाकर आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15% और बढ़ाकर 75% कर दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे तो किनके आरक्षण में छेड़छाड़ किया गया, मतलब किनके आरक्षण को बढ़ाया गया? तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को छोड़ के सभी के आरक्षण में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। जबकि 10% आरक्षण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए था। इस 10% आरक्षण में कोई भी छेड़छाड़ नए कानून में लागू किए गए अधिनियमों में नहीं की गई। मतलब 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया था, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं था। ठीक है, इसे 50% की जगह बढ़ाकर 65% किया गया है। ठीक है, इसमें कुल आरक्षण 75% हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया कुल आरक्षण? 75%। पहले 50% था, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 65% कर दिया। ठीक है, और 10% ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस को पहले भी था, अभी भी 10% ईडब्ल्यूएस को है, तो टोटल 65 और 10 कितना हो गया? 75% हो गया। तो बोलेगा किसका आरक्षण बढ़ा? तो कहिएगा संपूर्ण सबका आरक्षण नहीं बढ़ा। आरक्षण किसका बढ़ा? एससी का बढ़ा, एसटी की बढ़ा, ओबीसी का बढ़ा, ठीक है, ईबीसी का बढ़ा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितना बढ़ा इन सबका आरक्षण? तो टोटल का 15% बढ़ गया। ठीक है, पहले 50 था, अब कितना हो गया? 65 हो गया। 10% ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ, तो इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई, जस के तस रहा। ठीक है, टोटल आरक्षण राज्य में कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? 75%। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 75% हो गया। अब चलते आगे।
अब देखेंगे अब आरक्षण कितना मिलेगा, ठीक है। पहले एससी को आरक्षण 16% था, अब इनको मिलेगा 20%। अनुसूचित जाति को सबसे अधिक लाभ हुआ, सीधे इनका दोगुना कर दिया गया। क्या किया गया? दोगुना कर दिया। 1% था, सीधे बढ़ाकर कितना कर दिया? 2%। ओबीसी की बात करेंगे, 12 से क्या किया गया? 18 किया गया, 1.5 गुना किया गया। अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी ठीक ठाक लाभ हुआ है, 18 से लेकर इनका आरक्षण कितना? 25% कर दिया गया, ठीक है। पिछड़ी जाति की महिला है, बीसी वोमेन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। पहले 50 था, कितना हो गया? 65 हो गया। ईडब्ल्यूएस का 10 पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता था। पहले आरक्षण 60%, अब आरक्षण 75%, ठीक है। क्लियर? जी सर। क्या याद रखोगे आप? याद रखो, इस सबका कैटेगरी याद कर सकते हैं। 18 से 25 इसका किया गया, ओबीसी का 12 से कितना किया गया? 18 किया गया। अनुसूचित जनजाति का 1 से 2 किया गया। अनुसूचित जाति की बात करेंगे, 16 से कितना किया गया? 20 किया गया, ठीक है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? ठीक है। याद वही वाला कहानी यहाँ पर भी है, तो मुझे लगता नहीं है इसको बताने की आवश्यकता हो, आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। सेम चीज है जो ऊपर में बताया, ठीक है। चले, लेकिन सबका बढ़ा, तब्दीली नहीं है, बाकी सबका बढ़ा है, ठीक है। अब बोलेंगे सबसे ज्यादा किसका बढ़ा? तो सबसे ज्यादा आपका एसटी का बढ़ गया, हो गया तो दोगुना हो गया। तो सबसे ज्यादा आपका किसका बढ़ा? तो एसटी के बढ़ा। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा कितना बढ़ा? एसटी के बढ़ा। एसटी में हाँ? कौन सा जाति है? शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। अल्पसंख्यक शेड्यूल ट्राइब का 2 सीट है बिहार में, 2 सीट है विधानसभा का शेड्यूल ट्राइब का। कहाँ पे है? कटोरिया एगो पुरुलिया है, कटोरिया, मानिहार है। मनिहारिया कटोरिया। जिला में, कौन जिला में है? मुंगेर। कोई कटिहार, पूर्णिया में। नहीं नहीं, कटिहार में। कटिहार है ना? है, हाँ कटिहार होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अरे किनका माइक हो रहा, बंद कीजिए। उल्लेखनीय है कि बिहार की जातिगत गणना 2023 के परिणाम 2 अक्टूबर 2023 को जारी करते हुए इस गणना, इधर चलना है, इधर, अच्छा ठीक है। इस गणना में राज्य की बात करेंगे, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या कितना है? 19.7% है। कितना जनसंख्या है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? 19.7%। बिल्कुल ठीक है। कुल जनसंख्या 19.7% है। आरक्षण कितना मिल गया इनको? 20%, ठीक है। जनजाति की जनसंख्या की बात करेंगे, जनजाति की जनसंख्या 1.7%, आरक्षण 2%, ठीक है। ध्यान रखिए, इसी आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान क्रम से 20 और 2% के अप्रोक्स में किया गया। जितना जाति उतना आरक्षण, ठीक है। पिछले वर्गों की जनसंख्या 27.1% है, जातिगत गणना की गई, किंतु इनके लिए आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18% किया गया, ठीक है। जनसंख्या कितनी है? 27.1%, आरक्षण कितना मिलेगा? 12 से बढ़कर कितना हो गया? 18 हो गया। वही अत्यंत पिछड़े वर्ग की राज्य की कुल जनसंख्या का 36% है, इनका आरक्षण कितना मिलेगा? 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25% कर दिया गया, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो सारी चीजें आपकी हो गई, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगा। एक बार पूछ लूं क्या, बताइए। तो ओबीसी का जनसंख्या, सॉरी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर कितना से कितना किया गया? 12 6 18। अनुसूचित जाति का कितना किया गया? हाँ, जनजाति की 16 से 20, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कितना से बढ़ाकर कितना किया गया? 10 से पहले 10, ठीक है। अब आते हैं, आपका रिपोर्ट आया, ठीक है। 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, ठीक है। वर्ष 2022 के दौरान देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं उनके परिणाम स्वरूप हुई मौतों के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट, ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 में जारी की, ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में, ठीक है, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 शीर्षक में जारी रिपोर्ट में बताया गया क्या क्या चीज निकल कर आया। तो यहाँ पे देखोगे आप, इसमें पता चलता है कि वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुआ? मतलब देश में सड़क दुर्घटना में कितना % की वृद्धि हुआ? 11.9% का आपको वृद्धि आपको देखने, वृद्धि देखिए इनका मैं क्यों कर रहा है, ठीक है। देश में दुर्घटनाओं की कुल संख्या
2021 में कितनी थी? 4,12,432 थी, और 2022 में बढ़कर मतलब बढ़ गई, कमना चाहिए तो बढ़ ही गया, 4,61,312 हो गया। 4,61,312। कितना वृद्धि हो गया? वृद्धि कितना हो गया? 11.9%, अप्रोक्स 12%। ठीक है। सड़क दुर्घटना में हुई मौतों की संख्या में, ठीक है, 4.9% की वृद्धि हुई मौत की संख्या में। ठीक है। 2022 में हुई रिपोर्ट में बताया गया कि देश में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की कुल संख्या, ठीक है, 2021 में बढ़कर, ठीक है, 2021 में 1,53,972 थी, जो कि 2022 में ही इस मौत की संख्या 1,68,491 रही। ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2019 के अंत में देश में सड़कों की कुल लंबाई, ठीक है, 63.63 लाख किलोमीटर थी। वही बढ़कर मतलब गजब का वृद्धि आपको देखने को मिला, जिसमें से कितनी थी? 63 दशमलव कितनी थी? तो देखिए, ध्यान रखें, मार्च 2019 के अंत में देश में सड़कों की कुल लंबाई 63.63 लाख थी, जिसमें 1.32 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। ठीक है, नेशनल हाईवे। ठीक है। 1.80 लाख की बात करेंगे स्टेट हाईवे था, और 60.129 लाख किलोमीटर अन्य सड़कें थी, जिसमें जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें में परियोजना की सड़कें आती है। इस प्रकार कुल सड़क मार्ग 2.1%, राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र 2.1% है। ठीक है, जो कि एक तरह से परिवहन का 80% की जिम्मेवारी होती है इनकी, लेकिन इनकी संख्या मात्र कितनी है? 2.1% है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8% राज्य, ठीक है, क्या लिखा हुआ? राज्य मार्ग, एवं 95% अन्य सड़कें थी। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.1% है। इसके बावजूद 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में, ठीक है, 32.95% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पे हुई। ठीक है, मात्र इनका योगदान इतना कम होने के बावजूद भी, ठीक है, इनका काफी अधिक मतलब इनका सड़क दुर्घटना में इनका योगदान रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो सड़क दुर्घटना कहाँ पे हुई? नेशनल हाईवे पे हुई। ठीक है, जबकि इन राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं से मरने वाले लोगों की संख्या सड़क दुर्घटना में कुल मौतों का 36.23% था। लेकिन आपको ये सब डाटा नहीं याद रखना, मेंस लिखने में तो काफी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन आपको राज्य का नाम याद रखना है, कौन किस स्थान पे आया, मतलब इन सब चीजों में। देश में राज्य राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का मात्र कितना है? 2.8% है। ठीक है, दो राज्य राजमार्ग। ठीक है, और नेशनल राजमार्ग कितना है? 2.1%। ठीक है, और 95% कौन है? तो जिला स्तर की सड़कें हैं। ठीक है, जिनमें कौन कौन सड़कें आएगी? जिला स्तर की सड़कें में बहुत सारी सड़कें आ जाएगी। इसमें जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें, ये सारे के सारे आते हैं, अन्य सड़कें में आते हैं। ठीक है, ये 5% में ये लोग आते हैं, बाकी 95% अकेले जो है उसी प्रकार की सड़कें हैं। ठीक है, इसके बावजूद इन राजमार्गों पर 2022 में हुई दुर्घटनाओं, कुल सड़क दुर्घटनाओं का कितना है? 23.13% है, जबकि राज्य राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या, ठीक है, ऐसी दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का कितना है? 24.34% है। अब यहाँ पे देखिएगा 2008 में देखिए डाटा क्या है, 2019 में कुछ कमा था, 2020 में कुछ कमा था, 2020 में कमा था, उसके बाद देख रहे फिर संख्या मतलब धीरे धीरे 21 और 22 में मतलब क्या हो रही है? बढ़ रही है संख्या। ठीक है, 2019 में 20 में कमने का रीजन है क्या? कमने का रीजन है कोविड वगैरह का समय था, जी सर। गाड़ी वगैरह कम चला, कोरोना। कोविड आ गया था ना 20 में। जी सर। ठीक है, और देखेंगे फिर 21 में बढ़ ही गया, फिर 22 में भी बढ़ेगा। ठीक है, अन्य सड़कों की बात करेंगे तो देश में कुल नेटवर्क का 95% है। 2022 में दुर्घटनाओं का पूरे वर्ष में हुई सड़क दुर्घटना का 43.93% तथा इन दुर्घटना में हुई मौतों की संख्या वर्ष भर के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कुल मौतों का 39.43%। आप देखें किस राज्य में सर्वाधिक 2021-22 में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या देखेंगे तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या 2021 में बात करेंगे तो यहाँ पे 8504 यहाँ पे सर्वाधिक, यहाँ पे 8479 के साथ पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश था। परसेंटेज में बात करेंगे 13.9%। तमिलनाडु में देखेंगे सड़क दुर्घटना सबसे ज्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देखिए मृतकों की संख्या उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मृतकों में से तमिलनाडु पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ? महाराष्ट्र है। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका क्या है? पहले नंबर पे है, दूसरा नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरा नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, तीनों तक याद रखिए। बिहार का स्थान है क्या इसमें? बिहार 7वां नंबर पे, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन? ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। पहले नंबर पे कौन सड़क दुर्घटना में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा पे तमिलनाडु।
महाराष्ट्र महाराष्ट्र 7 बार हो गया। ठीक है, अब ये जो कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान में राष्ट्रीय राजमार्गों में कुछ सड़क दुर्घटनाओं से प्रतिशत है, छोड़िए उसको। अब यहाँ पे चलेंगे और 2022 में सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतों में 19.5% मौतें पैदल चलने वालों की है। मतलब सुन लीजिए, गाड़ी चला भी नहीं रहे थे ये लोग, पैदल चल रहे थे, लेकिन पीछे से आके इनको कोई मार दिया है। ठीक है, 19.5% सर्वाधिक मौतें किनकी हुई है? पैदल चलने वालों की। 2.9% मौतें हुई साइकिल चलाने वालों की, ध्यान रखेंगे, जिसमें 44.5% दो पहिया वाहन चालकों की हुई है। ठीक है, मतलब देख रहे हैं, मतलब 19.5% लोग बेचारे ये तो पैदल चले, इनका कोई दोष ही नहीं था। ठीक है, 2.9% लोग ऐसे थे जो कि साइकिल चला रहे थे। ठीक है, और उसका 44.5% मौत मोटरसाइकिल वालों की हुई है। इस प्रकार सड़क दुर्घटना में कुल मौतों का 66.9% मौत इन श्रेणी से आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मौत मोटरसाइकिल चालक का 44.5%, 19.5% पैदल का ठीक है, 2.9% लोग क्या साइकिल चला रहे थे? साइकिल साइकिल चला रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं साइकिल। ठीक है, इस साइकिल चला रहे थे, ये 44.4% मोटरसाइकिल वाले का है। ठीक है, 19.5% पैदल चलने वाला। टोटल जो 66.9% लोग जो थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस उम्र के लोगों का सर्वाधिक मौत हुई? तो सबसे ज्यादा जानते ही है, 18 से ठीक है, 45 18 से नवयुवक होंगे ही। क्या गाड़ी असंगठित तरीके से, गलत तरीके से चलाना, तेज चलाना। जी तो सर 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को 65.5% मौत हुई है। 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के ऐसे शिकारों की संख्या कुल मौतों का, ठीक है, 83 2022 के दौरान सड़क दुर्घटना में मरने वालों में 66.5% 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के थे। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग, हाँ ठीक है, 18 से 45 में 66.5% है, लेकिन वही 18 से 60 के ऊपर का पकड़ते हैं ना, तो कुल मौत कितना हो जाता है? 83.4% हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब जो 60+ से ऊपर लोगों की जो मौत हुई उनकी संख्या बहुत कम रही है। ठीक है, जी सर आप देखेंगे इसमें इसमें महिला ज्यादा मरी की, जाहिर से ज्यादा पुरुष ही जाएंगे। ठीक है, 86.2% जो थे पुरुष थे, महिलाओं की संख्या 13.8% ठीक है, स्कूटी चला रही होगी मैं भी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो ये कितना 86.2% क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितने? 13.8% है। 13.8 रिपोर्ट के अनुसार कौन बोला था महाराष्ट्र किधर है? हम तमिलनाडु बोले थे, महाराष्ट्र बोला किधर है? कौन बोला था महाराष्ट्र? रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुई मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रही। ठीक है, ये कैसे हो गया भाई? उल्टा लिख दिया क्या? नहीं सर सही है, ज्यादा मरा था, हाँ, सही है। तमिलनाडु में सर्वाधिक डेथ हुआ था ना। अब तक दुर्घटना ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन मरा तो तमिलनाडु यहाँ पे तो उल्टा लिख रहा है ना, हम भी तो वही पढ़े उल्टा हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुई मौतों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही। उत्तर प्रदेश ये उल्टा लिखा हुआ हम लगता है। हाँ उल्टा है। नहीं सही हिंदी है, में भी सब सही गलती है। सही है। ऊपर से दूसरा बताया तो है। गूगल पहले पे तो सही है। सुना कि जैसे कि सबसे यूपी में अधिक अरे यहाँ दुर्घटना पे तमिलनाडु में दर्ज की गई, जबकि कहीं ना कहीं तो उल्टा दिया है। सर उत्तर दुर्घटना प्रदेश में तमिलनाडु में दर्ज सर की, जबकि सड़क दुर्घटना में मरने वाले की संख्या उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश सबसे अधिक है। यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में 8479 है, और तमिलनाडु में देखिए 5978 ही है। तो सर देखना पड़ेगा इसमें। घटना सर हमने भी पढ़ा था क्या? सड़क दुर्घटना हुआ, मरने में अंतर है ना। तो ये सड़क दुर्घटना की संख्या ही है ना, मरने वाली की संख्या थोड़ी ना दिया हुआ है। अच्छा, मृतकों की संख्या है, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, वही यहाँ पे ना। जो डाटा जो दिया हुआ है, एक मिनट में एक्सप्लेन। ये देखिए 2021-22 में विभिन्न राज्यों में दुर्घटनाओं पे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दिया हुआ है, मरने वालों की संख्या नहीं दिया हुआ है, सड़क दुर्घटना की ही संख्या दिया हुआ है। ठीक वही है, ना। हम भी यही पढ़े थे कि सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में, मरने वालों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में थी। चलिए देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे। इसमें सर जैसे सड़क दुर्घटना जो हुआ है तो वो अलग चीज है, और सड़क दुर्घटना में जैसे होता है तो कुछ लोग डेथ भी कर जाता है, कुछ लोग इंजरी भी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुआ है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा डेथ किया वो यूपी में, इसका यही है। अच्छा ठीक है, अब इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, चलिए आप एक टॉपिक और करवा देता हूँ। ठीक है,
एक टॉपिक आज तमिलनाडु के राज्य द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पूरा पारित हुए। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध के बीच में सॉरी राज्यपाल और मतलब विधानसभा के बीच में बहुत सारे राज्यों में एक तरह का मतभेद आपको देखने को मिला। जो केरल का मुख्यमंत्री के कहने के मतलब क्या है, विधानसभा से जो बिल प्रस्तुत जाके राज्यपाल के पास जाता है वो रोक के बैठ जाते हैं, आगे पहुंचाते ही नहीं है। एक प्रश्न आप लोग से पूछ देता हूँ, राज्यपाल अगर किसी अधिनियम को रोकता है राष्ट्रपति के लिए, किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? 200 सर। सर हो गया तो 200 पूरा 200। जी सर। ठीक है 200। हाँ। लेकिन ये भी कहा गया है अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए रोक दिया, राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति को उस अनुच्छेद में कितने दिन में रिप्लाई करना है, या फिर राष्ट्रपति कभी ऑल टाइम तक रोक के रख सकते हैं? तो कर रख सकता है सर। ऑल टाइम नहीं, गलत है। 4 महीने के अंदर उनको विचार 4 महीना ना 4 मंथ। मैक्सिमम 4 मंथ। ठीक है, सरकरिया आयोग ने कहा था तो भाई 4 महीना से ज्यादा आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि राष्ट्रपति बुद्ध भगवान नहीं है जो कि ना तो जवाब दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, लंबे समय तक रोक के रखे थे। केरल का एक बिल था, वहां का मुख्यमंत्री वहां के राज्यपाल राष्ट्रपति के लोग रोके, राष्ट्रपति 10 साल तक जवाबे नहीं दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, राष्ट्रपति को हाँ या ना में कह देना है। 4 महीना के समय इसके लिए निर्धारित किया गया सरकरिया आयोग। बाद में मदन मोहन मुंशी के नेतृत्व में एक आयोग बना था, मदन मोहन पंछी था कि मुंशी था, पंछी था ना, उसने भी में कहा था पुंछी आयोग। जी सर। हाँ ठीक है, पुंछी पंछी में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो 4 महीना याद रखिएगा, 200 का प्रयोग होता है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए गए। ठीक है, 70 बीपीएससी में राज्यपाल से प्रश्न आना है, नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। ठीक है, 100% राज्यपाल से प्रश्न आएगा, 38 नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए राज्यपाल का टॉपिक कीजिए आप लोग। राज्य विधानसभा द्वारा पारित अनेक विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक दबाए रखने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अपील हाल में ही की थी। राजभवन द्वारा इस संदर्भ में विधेयकों को रोके रखने का गंभीर चिंता का विषय शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर 2023 को ही करार दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी के पश्चात तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि साहब है लंबे समय तक रोके हुए कम से कम 10 विधेयकों को पुनः विचार के लिए नवंबर 2023 को लौटा दिया था। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयकों को पुनः पारित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विशेष सत्र 18 नवंबर 2023 को आहूत किया गया। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर पुनः विचार करके पुनः पारित करने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा विशेष सत्र में पेश किया गया। मुख्यमंत्री प्रस्ताव के आधार पर ये सभी 10 विधेयक विधानसभा में ठीक है पुनः पारित किए जाएंगे। इनमें से 2 विधेयक 2020 में, 2 अन्य 2023 में विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किए गए, से 6 विधेयक 2022 में विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए इन विधेयकों को रोक रखा था। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाला आपको संसदीय शासन व्यवस्था, तो इस चीज को बड़ा सुंदर से आपको आज हम समझाने वाले हैं। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज पॉलिटी अगर पढ़ लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, क्यों रोकता है नहीं रोकता है, राज्यपाल का क्या अधिकार है, राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, संसद किस तरीके से काम करती है। तो जरूर पॉलिटी की क्लास आज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सदन में बताया कि संविधान, देखिए अभी पूछा था ना आप लोग से, अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के तहत पुनः पारित किए गए विधेयकों का राज्यपालों की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अपनी मंजूरी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो अगर दोबारा अगर विधानसभा का प्रस्तुत कर दिया तो फिर वो नहीं रोकेगा। ठीक है, पास करना पड़ेगा। आप चलेंगे, निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए हरियाणा ने लाया नया कानून, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। ठीक है, यह भी बहुत सुंदर, 75% आरक्षण की बात कर रही थी, किसमें? प्राइवेट नौकरी में। कौन, कहाँ की सरकार? हरियाणा गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर। जिया शर्मा, माइक बहुत इको होती है आपकी। ठीक है, हरियाणा ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों में 75, हाँ अभी तो बोले थे कि ये लास्ट है। नहीं, हमको मन है अभी करवाने का, हम अभी करवाएंगे। ठीक है, 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया कानून पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को मतलब क्या किया, रद्द कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। निजी क्षेत्र में नौकरियों में हरियाणा मूल लोगों को 75% कोटा प्रदान करने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में 2 मार्च 1921 को पारित किया गया था, जिसे उसी वर्ष 2 नवंबर को श्रम विभाग ने अधिसूचित कर दिया गया था। राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठन ने इस हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब राज्य मजबूर हो जाएगा ना भाई, अगर मान लीजिए इस एक्ट को अगर पारित कर दिया जाता, हरियाणा में बहुत सारा प्राइवेट कंपनी है,
मनमानी करेगा, अब लोकल आदमी को रखना पड़ेगा। अब कोई भी कंपनी नहीं चाहती लोकल आदमी को रखना, पता है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी लोकल आदमी को नौकरी नहीं रखना चाहती है। बाहर के लोग आते हैं, कम पैसा में रखती है, स्किलफुल लेबर मिलता है। अब उनके पास मान लीजिए एक ही स्टेट से 75% आदमी को चुनना पड़ेगा, तो क्या होगा, स्किल की कमी नहीं होगी। आपके पास 28 स्टेट से आदमी को चुनो, 75% लोगों को, और एक ही स्टेट से चुनो, तो स्किल की कमी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए इस बिल का मतलब सारे औद्योगिक कंपनियों ने मतलब क्या क्या विरोध किया। विभिन्न चुनौतियों पर सुनवाई के दौरान 3 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने इसके लागू पे रोक लगा दी, जिसे राज्य सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने रफी हटा दिया। परंतु साथ ही सभी पक्षों की सुनवाई पर 4 सप्ताह में निर्णय सुनाने को उच्च न्यायालय को कहा। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात उपर्युक्त कानून को रद्द करने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2023 को सुनाया। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की घोषणा राज्य सरकार ने की है। ठीक है, आरक्षण के लिए लाए गए कानून के विरुद्ध दायर याचिकाओं में उद्योग जगत के संगठनों ने यह आवाज उठाई थी कि इस कानून को लागू होने से हरियाणा में उद्योगों का विस्थापन हो सकता है, मतलब जा सकते हैं। साथ ही इससे वास्तविक कौशल युक्त युवाओं को अधिकारों का हनन होगा। ध्यान में रखेंगे, याचिकाओं में यह भी कहा गया कि निजी क्षेत्र में नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता एवं कौशल पर आधारित होती है। इस कानून से उन्हीं युवाओं को असंवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया था जो शिक्षा के अधिकार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी की योग्यता रखते हैं। योग्यता के बदले, ठीक है, रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी देना रोजगार संरक्षण में अराजकता पैदा करेगा और इस कारण राज्य में इंडस्ट्री स्थानांतरित भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, कल जो है से हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। ऊपर एक वो है आज हमने सर ग्वालियर और कुछ वाला। अच्छा ये छूट गया। ठीक है, इसको कर लेते हैं। वैसे टॉपिक से हम लोग वाकिफ हैं। जैसे भारत के 2 शहरों को, ठीक है, ग्वालियर का और दूसरा कोझिकोड को क्या किया गया, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, आप देखेंगे तो सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा शामिल किया किस शहर को, कोझिकोड। सबसे पहला प्रश्न बनना, कोझिकोड शहर कहाँ है, तो पता ही आप लोग को, ग्वालियर में, केरल में है। ठीक है, और दूसरा ग्वालियर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत के 2 शहर, ठीक है, ग्वालियर एवं कोझिकोड को विश्व के उन 55 शहरों में शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाते हैं, उस स्तर पे की। तो विश्व के कितने शहरों के लिस्ट में ये शहर भी शामिल हो गया, तो क्या बताएंगे, 55 शहरों के लिस्ट में। कितने शहरों के लिस्ट में, 55 शहरों के लिस्ट में। इन शहरों का मतलब क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। आप इसे याद रखें। भारत के 2 शहर, तो इनसे पहले भी मेरे दिमाग में प्रश्न और कौन कौन सा शहर शामिल है। ठीक है, यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क में 7 श्रेणी में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। इनमें शिल्प एवं लोक, कितने श्रेणी में शहरों को शामिल किया जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा, 7 श्रेणी। कितने कैटेगरी में, 7 श्रेणी में। सबसे पहले शिल्प एवं लोक कला, क्राफ्ट्स एंड पॉलकार्ड्स, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मतलब भोजन वगैरह को लेके, साहित्य, मीडिया कला एवं संगीत शामिल है। भारत के नए शामिल इन नगरों में, ठीक है, ग्वालियर को संगीत के तौर पे या कोझिकोड को साहित्य के श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, जिन 53 अन्य रचनात्मक शहरों के यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 31 अक्टूबर 2023 को शामिल किया गया। ठीक है, मतलब टोटल कितने को किए गए, 55 को, जिसमें से भारत से कितने हैं, 2 है। ठीक है, जिसमें 53 में बात करेंगे बुखारा को क्यों शामिल किया गया, तो शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में। ठीक है, कैसा बलोका को मीडिया कला में, चोंकिंग को डिजाइन में, काठमांडू को फिल्म में। याद रखेगा, पड़ोसी है, इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, रियो डी जेनेरो को भी शामिल किया गया, चर्चा में रहता, ब्राजील की राजधानी साहित्य में, तथा उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, शिल्प एवं लोक कला में शामिल किया गया। इन्हें मिलाकर नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या मतलब अब टोटल कितनी हो गई है, 350 हो गई। ठीक है, तो 2023 में कितने शहरों को शामिल किया गया, 55 शहरों को शामिल किया, जिसमें से भारत के कितने थे, 2 थे, जिसमें से ग्वालियर की बात करेंगे संगीत से, कोझिकोड जो था साहित्य से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मेरे दिमाग में प्रश्न ये आना चाहिए से, आप देखेंगे, आप एक प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, तो यूनेस्को में शामिल होने वाले भारतीय शहरों की संख्या अब कितनी हो गई है, टोटल 8 हो गया। कितनी हो गई है, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। नेटवर्क में पहले से 6 शामिल शहर थे, ध्यान में रखना है, जिनमें से बात करेंगे, ठीक है, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एवं श्रीनगर है। जयपुर को सबसे पहले 2015 में शामिल किया गया लोक कला की श्रेणी में, बनारस को भी 2015 में संगीत की श्रेणी में, चेन्नई को 2017 में संगीत की श्रेणी में, हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में, मुंबई को 2019 में फिल्म की श्रेणी में,
श्रीनगर को 2021 में शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में रचनात्मक शहरों की यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया। इस बार 2 शहर हो गए, एक कोझिकोड हो गया किस लिए, तो साहित्य के लिए, और ग्वालियर हो गया किसके लिए, ठीक है, संगीत किसके लिए, संगीत के लिए, ठीक है। तो चलिए बताएंगे आप, हम ये बताइए यूनेस्को का जो विश्व धरोहर शहरों की सूची है उसमें कितने शहर टोटल कितने शामिल है, टोटल वर्ल्ड में टोटल 350 350, ठीक है। इस बार कितने शामिल किए गए हैं, 55 55 इस अवसर पे शहर के शामिल किया जाता है शहरों को, सिटी डे वर्ल्ड सिटीज कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, 2 शहर अभी हैं, पहले से 6। चेन्नई को किस आधार पर शामिल किया गया था, संगीत की श्रेणी में 17 में, ठीक है, ध्यान में। टोटल कितने भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है, 8 ठीक है। 2021 में किस शहर को शामिल किया गया था, मुंबई को श्रीनगर। शिल्प एवं लोक कला के श्रीनगर। 2021 में श्रीनगर को शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। काठमांडू को किस आधार पर शामिल किया गया है, फिल्म के लिए, बिल्कुल। रियो डी जेनेरो को साहित्य के लिए, साहित्य के लिए, ठीक है। उलान बटोर को, पता नहीं। शिल्प एवं कला। ठीक है। तो इसी तरीके से आज की क्लासेस आपकी इसकी यहीं पे समाप्त रहेगी। कल हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक कौन कौन किया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये भी निपटा दिए हम, क्या बात है, ये भी निपटा दिए, ठीक है। क्या बचा, ये दोनों बचा, ठीक है। मेरा माटी मेरा देश अभियान भारत के 54वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ, ठीक है, ठीक है। हालांकि मजा आ गया।